रहीमदास जी के एक दोहे की लाइन है, एक ही साधे सब सधे। मतलब कि एक समय में एक ही मुख्य काम पर फोकस करने से सभी काम अपने आप ही सिद्ध हो जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बनारस वाले 5 सेकंड के वीडियो को इन्हीं लाइनों से अब जोड़कर देखा जा रहा है। कहा जा रहा है कि उनका दिया गया पीठ तोड़ आशीर्वाद ब्राह्मण ठाकुर विवाद को खत्म करने का काम कर सकता है और फिर उत्तर प्रदेश के 2027 के चुनाव में बीजेपी के लिए बेहतर वाली जो सिचुएशन है वो होगी। क्या वाकई में ऐसा है या फिर सब कुछ नए सिरे से ठीक करना होगा, ये बड़ा सवाल है। यूपी की सियासत को समझाती हमारी खास रिपोर्ट देखिए। यूं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कतार में खड़े यूपी के मंत्री अनिल राजभर से मिले, राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल से मुलाकात की, राज्य मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु से भी चर्चा की। मगर सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी नीलकंठ तिवारी को दिए गए आशीर्वाद। पीएम मोदी ने नीलकंठ तिवारी की पीठ पर मुक्का मारा, फिर हाथ मिलाया और हालचाल जाना। नीलकंठ तिवारी वाराणसी की शहर दक्षिणी सीट से विधायक, जिसके अंतर्गत काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर से लेकर कई धार्मिक स्थल आते हैं। नीलकंठ तिवारी को काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में उनकी भूमिका के लिए सराहा जाता है। उन्होंने पहली बार 2017 में विधायकी जीत कर चर्चा हासिल की थी। तब नीलकंठ तिवारी को 7 बार के विधायक श्यामदेव राय चौधरी के बदले टिकट दिया गया था। सियासी गलियारों में सुबगाहट होती है कि नीलकंठ तिवारी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वजह से टिकट मिला। उसी बनारस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2027 के चुनाव से पहले महिला सम्मेलन किया और बाबा विश्वनाथ के दर्शन किए, जिसके बाद ये तस्वीर नजर आई। इसे कोई नीलकंठ तिवारी को पीएम मोदी का मुक्का आशीर्वाद बता रहा है तो कोई कह रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसा करके सियासी संदेश देने की कोशिश की है। नीलकंठ तिवारी उन चंद लोगों में शामिल हैं जिनके काम और आचरण से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुश रहते हैं। लेकिन वाराणसी में इतने विधायकों की मौजूदगी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीलकंठ तिवारी के ही पीठ पर मुक्का क्यों मारा? क्या ये एक संयोग है या फिर कोई सियासी प्रयोग? और वैसे भी नीलकंठ तिवारी ब्राह्मण समाज से आते हैं और इस वक्त की जो राजनीति चल रही है उसमें उत्तर प्रदेश के अंदर ब्राह्मण बीजेपी से नाराज बताए जा रहे हैं। यूपी सरकार में ब्राह्मणों की अनदेखी और उचित सम्मान न मिलने का दावा करते हुए बीजेपी के करीब 40 विधायक और एमएलसी ने लखनऊ में एक सीक्रेट मीटिंग भी की थी। इसे पार्टी के भीतर असंतोष माना गया। मैसेज दिया गया कि ब्राह्मणों की अनदेखी महंगी पड़ सकती है। इसके बाद घूसखोर पंडित मूवी वाली कंट्रोवर्सी हुई। प्रयागराज में अविमुक्तेश्वरानंद और बटुक विवाद हुआ। यूजीसी का नया नियम आया और यूपी दरोगा की परीक्षा में अवसर के हिसाब से बदलने वाले सवाल पर ब्राह्मण को ऑप्शन में रखना। इन सब ने ब्राह्मणों की नाराजगी बढ़ाने का काम किया। तो क्या इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीलकंठ तिवारी के जरिए नाराज ब्राह्मणों को साधने की कोशिश की है? क्या नीलकंठ तिवारी को स्पेशल आशीर्वाद के जरिए मोदी ने बताया कि ब्राह्मणों की सुध बीजेपी ही लेती है और भविष्य में ऐसा ही होगा? उत्तर प्रदेश में 10 से 12% ब्राह्मण वोटरों की संख्या मानी जाती है। यूपी की 100 से 115 सीटों पर इनकी भूमिका निर्णायक मतदाता के तौर पर है। पूर्वांचल और अवध में ब्राह्मणों को इग्नोर नहीं किया जा सकता। ब्राह्मणों को बीजेपी का परंपरागत वोटर माना जाता है और बीते 2 चुनाव में इसका असर भी साफ दिखाई दिया। करीब 85% ब्राह्मण समाज बीजेपी को वोट करता रहा है। ऐसे में बीजेपी बिल्कुल भी ये रिस्क नहीं लेना चाहती कि ब्राह्मणों की सीधी नाराजगी मोल ली जाए, जो कि अपनी उपेक्षा का लगातार आरोप लगा रहे हैं। कहा तो ये भी जा रहा है कि इन चुनौतियों को टैकल करने के लिए बीजेपी ब्राह्मण आउटरीच प्लान पर भी काम कर रही है। शुरुआत 18 महानगरों में प्रबुद्ध महासम्मेलन से की गई, जिसे धीरे धीरे 403 विधानसभा सीटों तक ले जाने का टारगेट है। इसके अलावा यूपी बीजेपी के संगठन और मंत्रिमंडल में ब्राह्मणों को बड़ी भूमिका मिल सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वाराणसी में विधायक नीलकंठ तिवारी सरकार का एक ही मंत्र है
नागरिक देवो भव, देश के नागरिकों की पढ़ाई, कमाई, दवाई, सिंचाई और सुनवाई ये हमारी प्राथमिकता है। इसी भाव के साथ आज यहां काशी के विकास को भी विस्तार दिया गया है। अब सवाल यह है कि क्या बीजेपी इसके बाद उत्तर प्रदेश में ऑल इज वेल वाली सिचुएशन में होगी? क्या ब्राह्मण वाला समीकरण साधने के बाद कोई दूसरी मुसीबत 2027 के लिहाज से सॉल्व तो नहीं करनी पड़ेगी? यूपी में यूजीसी के नए नियमों को लेकर सवर्णों में भारी नाखुशी है और जगह जगह विरोध तक देखने को मिला। इसमें ब्राह्मणों के अलावा राजपूत भी बड़ी तादाद में शामिल है। सड़क पर प्रदर्शन करने वाला ये वही वोटर वर्ग है जिसे लेकर बीजेपी में धारणा है कि वो कहीं जाने वाला नहीं। अगर देखा जाए तो 7 से 8% राजपूत वोटर भी यूपी में बड़ा इम्पैक्ट डालता है। करीब 70 से 80 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां इनका असर रहता है। और इत्तेफाक देखिए, यूपी में ठाकुर और ब्राह्मणों के बीच अदावत का नैरेटिव भी सेट किया जा रहा है, जिसकी बड़ी वजह यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बताए जाते हैं और विरोधी उनके लिए गए फैसलों को जरिया बनाकर उसे एंटी ब्राह्मण प्रोजेक्ट करते हैं। खुद अखिलेश यादव ब्राह्मणों को अपने पाले में लाने की कई कोशिशें कर चुके हैं और यूजीसी के नए नियमों के दौरान भी ऐसा ही दिखा था। सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के नए नियमों पर रोक लगा दी, मगर इसने दिल्ली में बीजेपी आला कमान की टेंशन बढ़ा दी। सबसे ज्यादा चिंता उत्तर प्रदेश को लेकर हुई, जहां पश्चिम बंगाल के बाद बीजेपी की सबसे बड़ी चुनावी परीक्षा 2027 में होनी है। जिस काशी को मोदी अपना भावनात्मक केंद्र बताते हैं, जहां 2014 के बाद से अब तक 54 दौरे कर चुके हैं, उसी बनारस में एनडीए के अंदर खाने बवाल मचा हुआ है। बीते 1 साल से ठाकुर वर्सेस राजभर का एपिसोड चल रहा है। एक तरफ है ओपी राजभर की पार्टी तो दूसरी तरफ है क्षत्रिय समाज से जुड़े संगठन। बवाल शुरू हुआ था चितौना के खेत में मवेशी घुसने को लेकर, जो अब भी जारी है। राजभर समाज ने इस सिलसिले में निष्पक्ष जांच के लिए धरना दिया और फिर इसमें यूपी के मंत्री अनिल राजभर की एंट्री हो गई। क्षत्रिय संगठनों का आरोप है कि अनिल राजभर के चलते ठाकुर परिवार पर एफआईआर दर्ज की गई, मगर उनकी तरफ से केस कराया गया तो पुलिस ने अनसुना कर दिया। समाजवादी पार्टी ने इसे खूब तूल दिया और 2027 के लिए मुद्दा बनाते हुए राजभरों को बीजेपी से दूर करने की कोशिश की। अखिलेश ने नया नैरेटिव चल दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अजय सिंह बिष्ट कहकर बुलाने लगे। बीजेपी के लिए ठाकुर वोटर भी जरूरी हैं और राजभर समाज भी काफी अहमियत रखता है। करीब 4% आबादी वाले राजभर पूर्वांचल की कई सीटों पर जीत हार तय करते हैं। 2022 में ओपी राजभर बीजेपी भर बनाम राजपूत की यही जंग बीजेपी के गले की फांस बनती नजर आ रही। माथापच्ची इस बात को लेकर बहुत ज्यादा है कि किसे पहले मनाएं और किसे छोड़ दें। कयास लगाए जा रहे थे कि उत्तर प्रदेश के सवर्णों और उसमें भी खासकर पूर्वांचल के सामान्य वर्ग के वोटरों को साधने के लिए बिहार में ऐसा सीएम लाया जा सकता है जो 2027 के यूपी चुनाव के लिहाज से बड़ा दांव होगा, मगर वहां भी सम्राट चौधरी को प्रोजेक्ट कर दिया गया। सम्राट चौधरी बिहार के मुख्यमंत्री बन गए, मगर ऐसा लगता नहीं कि इस फैसले से यूपी में किसी तरह का असर पड़ने वाला है, क्योंकि सम्राट चौधरी कोयरी कुशवाहा से आते हैं और बीजेपी के पास उत्तर प्रदेश में केशव प्रसाद मौर्य के रूप में ऑलरेडी बड़ा नेता है। बीजेपी ने इसी समुदाय को फोकस में रखते हुए केशव प्रसाद मौर्य को लगातार दूसरी बार यूपी का डिप्टी सीएम बनाया। और वैसे भी सम्राट चौधरी ने जिस तरह बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा के फैसले पलटे हैं, वो नए संकेत दे रहे हैं। बिहार की सम्राट चौधरी सरकार ने विजय सिन्हा के फैसले को पलटते हुए 2024 कर्मचारियों के निलंबन को खत्म करने का निर्देश दिया है। सरकारी कर्मचारियों को सिर्फ एक बार परीक्षा देने की अनुमति वाला आदेश भी वापस ले लिया गया है। इसके अलावा सम्राट चौधरी का योगी मॉडल भी चर्चा में, जिसमें अपराधियों का धड़ाधड़ एनकाउंटर हो रहा है।